हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए विषय के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी आज हम एक नया विषय पढ़ते हैं जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कि इसके नाम से ही जानकारी मिल रही है कि उपसर्ग यानी ऊपर उठा हुआ यानी अलग से लगा हुआ। तो चलिए हम एक परिभाषा के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर, यानी ऐसा कोई शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द जानते हैं आप सब, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसके पहले जुड़कर यानी उसके पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन जिस शब्द का निर्माण होता है उसका भी एक अर्थ निकलता है, यानी कि आप किसी भी शब्द में कुछ भी जोड़ के बता दोगे कि मैम ये तो उपसर्ग है, नहीं। तो यानी ऐसे शब्दांश यानी जो छोटे ए, आ, अन, पर, अनु, अधि ऐसे शब्दांश किसी सार्थक शब्द में जुड़कर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं वह? उपसर्ग। तो चलिए अब मैं आपको ये एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि शब्दांश धन सार्थक शब्द और नया शब्द बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा वह? उपसर्ग। तो हमारा शब्दांश क्या है? आ। हमारा शब्दांश क्या है? आ। और हमारा सार्थक शब्द मैंने लिया है यहाँ पे सत्य। सत्य सार्थक शब्द है। सत्य का अर्थ क्या होता है? यानी सच। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं यानी इन दोनों को जोड़कर हमारा एक नया शब्द बना असत्य। तो असत्य हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग। असत्य हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग। यानी हमारा जो सत्य शब्द है, सार्थक शब्द है, उसके पूर्व में जुड़कर, ये देखिए हमारे सार्थक शब्द के पहले जुड़कर, हमारा जो सार्थक शब्द है सत्य, उसके पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द का निर्माण करते हैं। विशेष अर्थ हमारे शब्द का क्या बनाइए? असत्य, यानी जो सच नहीं है। सत्य का मतलब तो होता है सच। सत्य का मतलब क्या होता है? सच। तो हमारा इस सच में आ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जिसका भाव बिल्कुल अलग हो गया है। जिसका भाव बिल्कुल क्या हो गया है? अलग। यानी हमारे लिए सत्य और असत्य, विलोम शब्द में हम ऐसे करते हैं ना, सत्य और असत्य। सत्य तो हमारा सत्य जो सार्थक शब्द है इसमें शब्दांश आ जुड़कर इससे क्या कर रहा है? दूसरे विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द का निर्माण किया है। दूसरे विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द का क्या किया है? निर्माण। तो ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। यानी हमारा असत्य जो है वह उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग को जब भी पहचानना हो, जानना हो, तो उसका विच्छेद, शब्द का विच्छेद करके देख लीजिए कि दोनों का अर्थ अलग अलग है नहीं है। अगर उसका विच्छेद हो रहा है और हमारा मूल शब्द, इसको सार्थक शब्द को हम कहीं कहीं मूल शब्द भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो आप कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो हमें सार्थक शब्द पढ़ाया था और यहाँ पे मूल शब्द लिखा है। तो इसकी जगह, सार्थक शब्द की जगह कभी कभी मूल शब्द भी आ जाता है, इसको मूल शब्द भी कहते हैं। तो इसमें जुड़कर जब एक नए, अगर हम उपसर्ग से बने शब्द का विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द, हमारे शब्दांश और सार्थक यानी मूल शब्द, दोनों शब्द अलग अलग होकर अपना अपना एक भावार्थ प्रकट करते हैं। तो चलिए उपसर्ग से संबंधित कुछ विशेष बातें या विशेष जानकारी मैं आपको अब दे दूं कि उपसर्ग में प्राय संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग। अब उपसर्ग आप कहेंगे कि मैम ये उपसर्ग ऐसे 22 होते हैं या कुछ और 22 होते हैं? तो मेरा कहने का मतलब कि आ जैसे जो शब्दांश है ये आ, अन, पर, मैं, आदि, इस तरह से जो शब्दांश होते हैं वह संस्कृत में 22 होते हैं जिनका अर्थ संस्कृत में निकलता है। इसी तरह हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, जो हमारी किताब में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अब हम एक और नई जानकारी लेते हैं, एक नई विशेष बात जानते हैं उपसर्ग से ही संबंधित। उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ, यानी हमारी ये जो विधि है, हमारी धन सत्य बराबर असत्य, यानी इस उपसर्ग शब्द को बनाने वाली ये जो विधि है, इसका अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द, अभी बताया था ना आपको
मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। यानी हमारा जो भी ये शब्द बन के आएगा इसका अर्थ इस मूल शब्द के, सार्थक शब्द के आसपास होता है। तो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बने जिसका अर्थ इसका अलग हो और इसका बिल्कुल उससे मिलता जुलता या उसके बराबर ना हो, तो यह उपसर्ग नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं अपने उदाहरण से आपको स्पष्ट करती हूँ कि उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ, यानी जो हमारा नया शब्द जो बना है इसका अर्थ या इसका भावार्थ मूल शब्द के भावार्थ के या अर्थ के आसपास होता है। अब हम देखते हैं कि सत्य का अर्थ क्या होता है। सत्य का अर्थ होता है सच। सत्य का अर्थ क्या होता है? सच। अब हमने इसमें शब्दांश जोड़ दिया आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो यानी अगर हम इसका अर्थ देखें तो जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। अब इन दोनों को आपस में जोड़कर एक जो नया उपसर्ग बना, नया शब्द बना, वह क्या बना? असत्य। और इसका अर्थ भी क्या है? इसका भावार्थ भी क्या निकल के आ रहा है कि जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। यानी हमारा ये पूरी तरीके से उपसर्ग शब्द बना है जिसका अर्थ उसके मूल शब्द यानी सार्थक शब्द और उसके शब्दांश से मिलकर पूरी तरीके से प्रकट हो रहा है। तो आज आपको इस उपसर्ग वाले शब्दांश से या फिर इस उपसर्ग वाली परिभाषा से आपको अच्छे से उपसर्ग समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, जैसे मैथ्स यानी गणित में आपको सूत्र समझने होते हैं। अगर आपको सूत्र समझ में आ गए तो आप अच्छे से आपकी प्रश्न कर सकते हैं, अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसी तरह हिंदी में यानी लैंग्वेज में अगर आपने परिभाषा यानी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो आपको उस विषय में कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं होगी। इसलिए आपको कभी भी किसी विषय को याद करने से पहले उसको समझना, उसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक बार फिर मैं आपको परिभाषा याद करा दूं कि वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर, यानी ये वाला शब्दांश किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर दूसरे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी हमारा अर्थ तो बदल गया ना कि सत्य जो सच है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? असत्य जो सच नहीं है। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी नए शब्द का हमारा क्या हुआ? यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ये हमारा जो उदाहरण है या जो दूसरे उदाहरण है या दूसरी जो शब्द है वो आपकी परिभाषा से, आप परिभाषा को अगर समझोगे, उसको अगर डिटेल में आपके उदाहरण से एक दूसरे से संबंधित करोगे, आप परिभाषा या उदाहरण को एक दूसरे से संबंधित करोगे तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर आपको मैं समझ सकती हूँ कि आपने आज उपसर्ग वाले पाठ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।